Hello everyone and welcome to another lecture of physics, and in today's lecture we are continuing our fundamentals of electricity। और आज के लेक्चर में गाइस हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। इससे पहले कि हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले हम सिंपली पावर और एनर्जी की जो डेफिनेशंस होती है उसको एक बार रिवाइज करेंगे, जो कि आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ चुके हैं। सो बेसिकली पावर आपका होता है रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि कितने अमाउंट ऑफ टाइम में आपका जो वर्क डन हो रहा है वो होता है बेसिकली पावर। यहाँ पर देखिए गाइज, जो वर्क डन के बारे में कहा गया है, ये वर्क डन मतलब होता क्या है बेसिकली। सो वर्क डन इज़ नथिंग बट योर एनर्जी कन्वर्शन। कौन सी एनर्जी किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, कितनी अमाउंट ऑफ में हो रही है और कितनी टाइम इंटरवल में हो रही है, यही होती है बेसिकली आपकी पावर। और वही ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में, तो आप सभी को पता है एनर्जी इज़ नथिंग बट योर स्टोर्ड कैपेसिटी टू परफॉर्म द वर्क। ये होता है आपका सिंपली एनर्जी का डेफिनेशन। अभी हम बात करेंगे एग्जैक्ट की इलेक्ट्रिकल की टर्म्स में एनर्जी और पावर क्या होती है, बट उससे पहले गाइस सबसे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि पावर बेसिकली ये जो टर्म है ये कहाँ से आई। तो गाइस जो सबसे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने हमको पावर के बारे में बताया था, उनका नाम है जेम्स वैट। जेम्स वैट स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से अपना ग्रेजुएशन किया था, और इसी के साथ साथ पावर के अलावा इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस भी किए थे। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर के साथ साथ फिजिसिस्ट भी रहे, और जो सबसे फेमस इन्वेंशन है जेम्स वैट का वो था हमारा सिंपली स्टीम इंजन। इन्होंने एक सबसे पहला स्टीम इंजन बनाया था जिसको हम कहते हैं वैट स्टीम इंजन। आप यहाँ पर इसकी पिक्चर देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो इनका दूसरा सबसे फेमस इन्वेंशन था गाइस, वो था पैरेलल सिस्टम, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एनिमेशन के द्वारा। गाइस मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ पैरेलल मूवमेंट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे आप सर्कुलर मोशन को यूज़ करके, आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन है इसको यूज़ करके आप कैसे पैरेलल मूवमेंट यहाँ पर कर सकते हो। तो इसका इन्वेंशन बेसिकली जेम्स वैट ने किया था। सबसे पहला जो प्रोटोटाइप था ये जेम्स वैट ने बनाया था। और इसी पे बेस्ड गाइस इन्होंने एक गियर सिस्टम भी बनाई थी, जिस गियर सिस्टम को हम कहते हैं सन एंड प्लैनेट गियर, जो कि कुछ इस टाइप का होता है जैसे कि आप एनिमेशन में देख रहे हो। सो सन एंड गियर टाइप में बेसिकली होता यह है कि एक फिक्स्ड गियर होता है और एक रोटेशनल गियर होता है, जिसकी हेल्प से आप गाइस बहुत ज़्यादा मैकेनिकल वर्क यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे रोटेशनल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन को यहाँ पर पैरेलल मोशन में कन्वर्ट करता है ये गियर। तो माइनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। अगर इन फ्यूचर आप में से कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन करता है तो आपको ये गियर वहाँ पर डिटेल में पढ़ने को मिलेगा गाइज़। बट सिंपली फॉर एन आइडिया मैं आपको बता दूं कि जेम्स वैट ने इन सारी चीज़ों का इन्वेंशन किया था, और उसी के साथ साथ इन्होंने इन्वेंट किया था पावर की टर्म्स को। और इसीलिए जो आपको पता होगा कि जो ऐसा यूनिट होता है पावर का, उसको हमने इनकी ऑनर में यूनिट दिया है, वो होता है सिंपली वैट। द यूनिट ऑफ पावर इज़ वैट। इसके बाद आते हैं गाइज एग्जैक्ट डेफिनेशंस के ऊपर। तो हम देखेंगे अभी कि एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पावर एंड एनर्जी क्या होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट पर यूनिट टाइम एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सिंपली अगर इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम बात करेंगे तो ये होता है बेसिकली आपका रेट पर यूनिट टाइम, और इसी का मतलब होता है गाइस कि कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। ये रहेगा आपका सिंपली इलेक्ट्रिकल पावर। बट यहाँ पर एक नई टर्म आ चुकी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसके भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और द काइनेटिक एनर्जी। ओके, इसको अभी हमको थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, हमको जनरेशन कैसे होता है वो भी पढ़ना है। बट फॉर एन इंस्टेंस सिर्फ इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली होती है आपकी एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम या तो पोटेंशियल एनर्जी या तो काइनेटिक एनर्जी। ओके, आप सभी को पता होता है कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब योर स्टोर्ड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इज़ योर मूविंग एनर्जी। अब बात करते हैं गाइस कि कैसे आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म्स में। सो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे, आप सभी को पता है जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये एक सोलर पावर प्लांट है। हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सोलर यानी कि सन से जो भी लाइट हमें मिलती है उस लाइट से यहाँ पर कन्वर्जन करते हैं इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
जो आपको पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है ये हमारे इंडिया की पिक्चर है। रामनाथपुरम तमिलनाडु में ये जो पावर प्लांट है ये बेसिकली वहाँ पर बिल्ड किया गया है, जिसके टोटल कैपेसिटी 500 मेगावाट की है। और इसी के साथ आपको पता होगा कि जो हमारा सन है, सन बेसिकली क्या है, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, कभी ख़त्म ना होने वाली एनर्जी है। दूसरा जो यहाँ पर आप पावर प्लांट देख सकते हैं ये विंडमिल का पावर प्लांट है, ये भी हमारे इंडिया का ही है, सांगली महाराष्ट्र से। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाय यूजिंग द विंड हम एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो विंड होता है ये विंड हमारे विंडमिल के टरबाइंस को घुमाती है, और टरबाइंस को घुमाने के बाद उसका कन्वर्जन जो होता है वो हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करते हैं। इसके अंदर गाइस बहुत डिटेल चीज़ें हैं कि कैसे ये एनर्जी कन्वर्जन होता है, बट बेसिकली फॉर एन इंस्टेंस आप लोगों ने जो एसी और डीसी जनरेटर है ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। सो आई होप कि आपको एटलीस्ट इसके पीछे जो बेसिक्स है उसके बारे में बिल्कुल आइडिया होगी। तो जो दो पिक्चर्स आप यहाँ पर देख रही है, दोनों पिक्चर्स बेसिकली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कभी ख़त्म ना होने वाली एनर्जी है। तो इसीलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वही गाइस ऑन द अदर हैंड हमारे पास कुछ ऐसे सोर्स है जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जैसे कि पारस महाराष्ट्र में जो हमारा कोल पावर प्लांट लगा है गाइस, यहाँ पर हम कोल को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो कोल आप सभी को पता है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। और हमारे पास एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। जो आप पिक्चर में यहाँ पर देख रहे हैं ये कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2000 मेगावाट है। ये भी हमारे इंडिया के अंदर ही है गाइज। और जो कुडनकुलम का पावर प्लांट है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये भी एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ही है। सो बेसिकली नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एक ऐसा सोर्स है जो कभी ना कभी इस अर्थ से वैनिश हो जाएगा। सो हमारा फर्स्ट फोकस ये होना चाहिए कि हम उसको मिनिमम यूज़ करें, और जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होती है उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। मैं आपको कुछ नंबर्स बता दूँ गाइज, क्विक नंबर्स। ये डेटा जो मैंने विकीपीडिया से लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी जो क्रिएट होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ कोल होती है। कोल से हम 56.89% ऑफ द टोटल एनर्जी यहाँ पर क्रिएट करते हैं। वही गैस से 7.21 और डीजल से 0.24। ये जो कोल, गैस, डीजल या फिर मान लीजिए न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सारी सोर्सेज ऑफ एनर्जी एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और वही जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है यानी कि हाइड्रो, मतलब सिंपली हम वाटर से यहाँ पर एनर्जी क्रिएट करते हैं। जो वाटर होती है उसको हाई लेवल पे हम उसको स्टोर करते हैं, और उसके साथ बाय मीन्स ऑफ वाटर हम टरबाइंस को रोटेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो सिंपली अगर आप टोटल नंबर यहाँ पर देखते हैं तो जो हमारे पास 64.34% ऑफ द एनर्जी क्रिएट हो रही है वो बेसिकली फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से क्रिएट करें, और जो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उससे हम 33.69% ऑफ द एनर्जी क्रिएट करें। ओके, तो ये जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी आते हैं हमारे एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर। गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर जनरेट होती है वो हमारे घर तक कैसे आती है, तो मैं उसका एक शॉर्ट में आपको स्कीमेटिक बताता हूँ। ये उसका स्कीमेटिक है गाइस। सबसे पहले जो जनरेटिंग स्टेशन होता है वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फिर बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफार्मर हम उसको स्टेप अप करते हैं, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं। इसका मैं आंसर बिल्कुल दे दूंगा कि हम इसके मैग्नीट्यूड क्यों बढ़ाते हैं। फिर बाय मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन टावर्स आप उसको कस्टमर तक पहुंचाते हैं, लेकिन कस्टमर तक पहुंचाने से पहले हमको उसको स्टेप डाउन करना होता है, यानी कि जो हमारी यूजेबल वोल्टेज लेवल होती है उसमें कन्वर्ट करना होता है। और एक बार जब ये हमारा स्टेप डाउन हो गया, तो स्टेप डाउन कहाँ पर होता है गाइस, सिंपली जो हमारा सबस्टेशन होता है, सबस्टेशन पे हम उसको स्टेप डाउन कर देते हैं, और फिर आता है आपका प्राइमरी कस्टमर या सेकेंडरी कस्टमर। तो कुछ इस तरह से गाइस ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अभी बात करते हैं गाइस आपके क्वेश्चन की, जो कि अभी आपको आकर हुआ होगा कि हमको इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन क्यों करना है। सेकंड थिंग ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होगा कि स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। स्टेप अप करना मतलब ये होता है कि आपको बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज की मैग्नीट्यूड होती है उसको बढ़ाना है, ठीक है, वोल्टेज की मैग्नीट्यूड बढ़ानी है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ कंसिडरेशन में लेनी पड़ेगी
यहाँ पर कोई भी फ्रीक्वेंसी का चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, बस आपकी वोल्टेज की मैग्नीट्यूड और करंट की मैग्नीट्यूड जो रहेगी वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। इसका जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन द वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें मैं आपको एसी करंट में पढ़ा दूंगा। एसी करंट में हमको टोटली पूरा ट्रांसफार्मर पढ़ना है गाइज, बट फॉर इंस्टेंस इतना याद रखिए कि सबसे पहली स्टेप जो होती है हमको बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर उसको स्टेप अप करना होता है। सो स्टेप अप हम कर देंगे यहाँ पर, और स्टेप अप का जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है, जो स्टैंडर्ड रेटिंग है, वह है 138 किलो वोल्ट, 230 किलो वोल्ट, 345 किलो वोल्ट एंड सो ऑन। तो अभी इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट रेटिंग की वोल्टेज लाइन जो इंस्टॉल की गई है वो गाइज 765 केवी की है, जो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जब सिंपली हमने स्टेप अप करके ट्रांसमिशन यहाँ पर कर दिया, उसके बाद आता है गाइज आपका सबस्टेशन। सबस्टेशन से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। उसके लिए सिंपली सबस्टेशन पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं। हमको अभी यहाँ पर करना है स्टेप डाउन। तो जो 138 किलो वोल्ट या 230 किलो वोल्ट से जो करंट वोल्टेज लाइन हमारे सबस्टेशन तक आई है, अभी हमारे घर में तो हमें सिंपली 230 वोल्ट्स ही चाहिए और 5 एम्पियर स्टैंडर्ड सप्लाई। और वही अगर इंडस्ट्रियल की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल में 443 फेज़ होता है। सो बेसिकली 138 वोल्ट्स को, किलो वोल्ट को हमको अभी स्टेप डाउन करने पड़ेगा इन बिटवीन आवर डिज़ायर्ड आउटपुट, जो भी हमारा डिज़ायर्ड है। अगर हम हमारी हाउस होल्ड कनेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर 240 करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम अकॉर्डिंग टू दैट ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। और अगर हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री के लिए हमको 440 करना पड़ेगा। सो गाइज़ यहाँ तक तो ठीक है, बट अभी भी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि अगर मेरे घर पे 230 या 240 वोल्ट सप्लाई मुझे चाहिए और 5 एम्पियर्स मुझे सप्लाई चाहिए, तो मैं ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ। मैं एकदम सिंपल स्टेप करूँगा कि जनरेटिंग स्टेशन के बाद एक ट्रांसफार्मर यहाँ पर इंस्टॉल कर दूँगा, और बाय मीन्स ऑफ दैट ट्रांसफार्मर मैं सीधा 230 या 240 वोल्ट्स लेकर अपने घर पे लाइन ले लूँगा। ओके, तो फिर ये ज़रूरत क्या है कि ट्रांसमिशन लाइंस, इसको सबसे पहले स्टेप अप करके इतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना है। फिर इतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करने के बाद फिर से सबस्टेशन पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज़ करके उसको 240, 230 या फिर मान लीजिए 440 पे कन्वर्ट करना है, और फिर हमारे घर पे उसका सप्लाई आएगा। ये सारी चीज़ें करने से अच्छा है मैं क्यों ना सिंपली जनरेटिंग स्टेशन के बाद इसको सीधा 230 पे कन्वर्ट कर दूँ और सीधा अपने घर पर सप्लाई ले लूँ। सो गाइज़ यहाँ पर आता है एक फंडा, एक बहुत ही बेसिक फंडा। इससे पहले गाइस कि हम एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे कि इसके पीछे बेसिस क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप लोग ने अगर बाई रोड ट्रैवल किया है तो आप लोगों ने कुछ ऐसे टावर्स बिल्कुल देखे होंगे। यही हमारे ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं, जो इसके ऊपर कंडक्टर लगे हैं गाइस। ये 11 केवी से लेकर तो 765 केवी तक हो सकते हैं इसकी मैग्नीट्यूड। ये इतने हाई टेंशन वायर्स होते हैं, इसको हम ट्रांसमिशन टावर्स कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस कहते हैं। और इसी के साथ अगर आपने लोकल से ट्रैवल किया होगा तो हर एक लोकल स्टेशन पे कुछ ऐसा बोर्ड आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा होता है 11,000 वोल्ट्स। तो इतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड बनाने के पीछे गाइज बेसिस क्या होगा, तो इसके पीछे एक ही बेसिस होता है गाइज। एक लॉ है जो कि हमको ओहम्स ने दिया था, और उसको हम कहते हैं सिंपली लॉ ऑफ लॉसेस। तो लॉ ऑफ लॉसेस कुछ इस तरह से था गाइस। जो स्टेटमेंट है वो हमको ये बताता है कि व्हेन देयर इज़ अ वोल्टेज एंड करंट देयर आर लॉसेस। तो जहाँ पर भी आपका वोल्टेज और करंट ये दोनों टर्म्स आएंगी, वहाँ पर लॉसेस ये टर्म भी आएगी ही आएगी। ये लॉ हमको दिया था गाइज ओहम्स ने। और जो लॉ है गाइज उसका बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि अगर कोई भी क्लोज सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट ये दोनों चीज़ें एक्टिव हो जाएगी तो वहाँ पर लॉसेस भी एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हैं और आपको जाना है सिंपली एक ग्रॉसरी शॉप में। अब जो ग्रॉसरी शॉप है वहाँ से आपको 1 किलोग्राम ऑफ शुगर लानी है, और वो शुगर लाने के लिए मान लीजिए आपके पास एक कैरी बैग है। जो डिस्टेंस है वो मैंने अभी मेंशन किया था, जो कि है 1 किलोमीटर्स। लेकिन गाइज़ यहाँ पर एक थोड़ा सा इशू है, और वो इशू ये है कि यहाँ पर अभी हम कंसिडर करेंगे लॉसेस को। सो आपके पास जो कैरी बैग दिया है वो मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि डैमेज्ड है, उसका एक छोटा सा होल है, और उस होल के अंदर से हमेशा 1 मिनट के अंदर 10 ग्राम्स ऑफ शुगर का आपका लॉस हो जाएगा, वो ज़मीन पर गिर जाएंगी। तो अगर आपको 1 किलोमीटर से ये 1 केजी ऑफ शुगर लाना है विद डैमेज कैरी बैग, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप कैरी बैग को रिपेयर कर सकते हैं। मेरा
क्वेश्चन आपसे बस यही है कि आप ऐसा क्या करोगे कि आपका जो लॉसेस है ये लॉसेस यहाँ पर मिनिमाइज हो जाएगा। सो यू कैन फील फ्री टू पॉज द वीडियो, इस पर 2 मिनट के लिए सोचिए और इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि आपको अगर मिनिमाइज़ करना है लॉसेस को तो आपको बेसिकली क्या करना चाहिए। तो जिन लोगों को इसका आंसर मिलता है गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन लोगों को इसका आंसर नहीं मिला मैं आपको इसके पीछे थोड़ी सी सिंपल थ्योरीज बताना चाहूँगा। मान लीजिए कि अगर आप बाय मीन्स ऑफ रोड जाते हैं, अगर आप पैदल जाते हैं तो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए लग जाएंगे 10 मिनट। तो 10 मिनट के लिए आप लॉसेस को कैलकुलेट कर लीजिए गाइस। 10 ग्राम पर मिनट यहाँ पर शुगर का आपका लॉस होता है ड्यू टू द डैमेज्ड कैरी बैग। तो अगर आप 10 मिनट वहाँ से चलकर आते हैं तो आपको पता है कि आपका जो लॉस है वो हो जाएगा टोटली 100 ग्राम्स। तो आपको जो आउटपुट मिलता है गाइस, यानी कि जो ग्राम ऑफ शुगर आपके घर पे आएगी वो रहेगी सिंपली 900 ग्राम्स। तो इसको अगर मुझे मिनिमाइज़ करना है तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है कि मैं जो ट्रैवलिंग का टाइम है, यानी कि जो मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ जाने के लिए मुझे 10 मिनट्स लगेंगे अगर मैं पैदल जाता हूँ, तो ये जो ट्रैवलिंग का टाइम है मैं उसको मिनिमाइज़ करता हूँ। मैं अभी सिंपली सेकंड थ्योरी यूज़ करूँगा। मैं साइकिल यूज़ करूँगा गाइस, साइकिल से मुझे जाने के लिए 5 मिनट लगेंगे। तो 5 मिनट के लिए जो लॉस है ड्यू टू द डैमेज्ड कैरी बैग वो हो जाएगा सिंपली 50 ग्राम्स, और जो मेरे घर तक शुगर पहुँचेगी वो रहेगी मेरी सिंपली 950 ग्राम्स। तो मेरा आउटपुट यहाँ पे हो गया 950 ग्राम्स और लॉस सिंपली हो गया 50 ग्राम्स। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना मैं इससे भी थोड़ा सा फास्ट कुछ ट्राई करता हूँ, क्यों ना मैं बाइक ट्राई कर लूँ। ओके, सो गुड चॉइस। अगर आप बाइक से जाते हैं तो आपको लगेंगे 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर आपका लॉस सिंपली हो जाएगा 20 ग्राम्स का, और आपको जो आउटपुट मिलेगा यानी कि जो शुगर आपके घर तक पहुंचेगी वो है सिंपली 980 ग्राम्स। तो सबसे ज़्यादा आउटपुट तब मिलेगा आप लोगों को जब आप ट्रैवलिंग का जो टाइम है, ओके, जो ट्रैवलिंग का टाइम है उसको मिनिमाइज़ कर दोगे तो आउटपुट आपका सबसे ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर गाइज हम लोगों ने कैरी बैग को रिपेयर नहीं किया है, हमने लॉसेस को कम नहीं किया है, हमने सिंपली वही कंसिडर किया है कि लॉसेस यहाँ पर उतने ही रहेंगे, कांस्टेंट लॉसेस है, 10 ग्राम पर मिनट इतने लॉसेस है। हम लोग बस क्या कर रहे हैं, तो जो हमने पर मिनट की बात की थी तो यहाँ पर हम सिंपली जो टाइम इंटरवल है उसको मिनिमाइज़ कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली जो लॉसेस है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिनिमाइज़ हो रहे हैं। आई होप कि आपको इसके पीछे की जो थ्योरी है वो समझ में आ गई होगी। अभी हम इसको क्या करेंगे तो इसको रिलेट करेंगे विद आवर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ट्रैवलिंग की स्पीड को अगर मैक्सिमाइज़ करते हैं तो लॉसेस यहाँ पर मिनिमाइज़ कर दोगे। अब जो ट्रैवलिंग स्पीड होती है गाइज उसको अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल की टर्म्स में तो वो हो जाएगी हमारी सिंपली ट्रांसमिशन स्पीड। ओके, और उसी को गाइज हम कह सकते हैं सिंपली द रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, सो द रेट ऑफ फ्लो अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमारे यहाँ पर लॉसेस भी डिक्रीज़ हो जाते हैं। और बेसिकली अगर मैं बात करूँगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये आपका सिंपली होता है करंट। सो दैट्स वाई गाइज हम लोग क्या करते हैं तो करंट और वोल्टेज की मैग्नीट्यूड इतनी इंक्रीज़ कर देते हैं सो दैट हमारे जो लॉसेस है उसको हम मिनिमाइज़ कर सके। तो इन शॉर्ट गाइज अगर हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को या मैक्सिमम चार्जेस को वहाँ से फ्लो कराते हैं तो हमारा सिंपली यहाँ पर लॉसेज जो रहेगा वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। और इसीलिए हमने सिंपली कहा है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो कि करंट होता है, अगर हम करंट को मैक्सिमाइज़ कर देंगे तो सिंपली हमारे लॉसेस यहाँ पर मिनिमाइज़ होती है। और यही रीज़न होता है कि हम लोग यहाँ पर हाई टेंशन लाइन्स या फिर हाई टेंशन कंडक्टर्स को यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर जो कि था पावर। सो पावर बेसिकली होता है आपका इन टर्म्स ऑफ, अगर मैथमेटिकली मैं आपको बताऊँ तो पावर इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ओके, सो पावर मतलब सिंपली होता है P इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाय I, द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। और ये होता है आपका इन टर्म्स ऑफ DC। AC की टर्म्स में गाइज आपको पावर का फॉर्मूला ये नहीं रहेगा, सेम फार्मूला नहीं रहता है। AC के टर्म्स में आपको एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट ऐसे 3 टाइप्स की पावर आ जाएंगी। जब AC करंट हम देखेंगे तो उसमें मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट सिंपली फॉर द DC करंट अगर बात करेंगे तो हमारे पास पावर का एक ही फार्मूला होता है और वो होता है V क्रॉस I। अगर हम ओहम्स लॉ की बात करेंगे, हमारे पास ओहम्स लॉ है V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पर आप V को इंसर्ट कर दो I मल्टीप्लाइड बाय R, या फिर अगर I को इंसर्ट कर दो V डिवाइडेड बाय R, तो हमको यहाँ पर 2 फार्मूलेज मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि P इक्वल्स टू V क्रॉस I जो फार्मूला है उसके अंदर जो वोल्टेज V है उसको मैं अभी रिप्लेस कर देता हूँ बाय ओहम्स लॉ, और वो हो जाएगा IR मल्टीप्लाइड बाय R। सो अल्टीमेटली पावर का फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा I स्क्वायर R। और अगर मैं
आई को रिप्लेस कर दूँ वी डिवाइडेड बाई आर से, तो पावर का फॉर्मूला बनता है सिंपली वी मल्टीप्लाइड बाई वी बाई आर, यानी कि ये हो जाएगा सिंपली वी स्क्वायर बाई आर। जो ऐसा यूनिट होता है पावर का वो मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था गाइस, कि जो हमारे जेम्स वैट हैं उनके रिस्पेक्ट में हमने जो पावर का यूनिट है उसको रखा है सिंपली वैट। अभी आप सोच रहे होंगे गाइस कि चलो ये सब तो ठीक है, पावर का फॉर्मूला भी सही है, और जो मैं अपने घर पे सारे इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर मैं पावर को कंज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे घर पे जो इलेक्ट्रिक मीटर लगा है वो उसका जब मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो वो होता है सिंपली किलोवाट आवर्स में। तो ये किलोवाट आवर क्या है, जबकि मैं पावर कंज्यूम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो आना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ वैट या फिर किलोवाट, लेकिन ऐसा क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो मेरे घर पर आता है किलोवाट आवर्स में। ओके, दूसरी चीज़, अगर आप मार्केट में जाते हैं और अगर आप कोई एक मोटर या फिर अगर मशीन परचेस करते हैं तो उसकी जो रेटिंग होती है वो एचपी में होती है। तो ये एचपी क्या है, ये क्या वोल्टेज रेटिंग है, क्या करंट रेटिंग है, क्या पावर रेटिंग है, और इसको भी हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं किलोवाट आवर्स की। सो गाइस, किलोवाट आवर जो होता है ये सिंपली यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, ये आपका यूनिट ऑफ पावर नहीं होता है। और एक किलोवाट आवर जो होता है ये होता है आपका 3600 किलो जूल्स। सो बेसिकली 3600 किलो जूल होता है आपका 3.6 मेगा जूल। इतना एनर्जी अगर आप कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कंज्यूम करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका 1 किलोवाट आवर, यानी कि जिसको हम सिंपली कहते हैं 1 यूनिट ऑफ बिल। आप सभी को पता है गाइस कि जो आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है आप उसको कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ में, जैसे कि यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट है, दूसरा आप उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर बेसिकली 3600 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी आप कन्वर्ट कर देते हैं तो वहाँ पर ये अज्यूम किया जाता है कि 1 किलोवाट आवर इतनी एनर्जी वहाँ पर कंज्यूम की है। और 1 किलोवाट आवर मतलब अगर हमारे इंडियन बिलिंग सिस्टम के अंदर बात करेंगे तो होता है सिंपली 1 यूनिट। अभी इसके बाद बात करेंगे गाइज एचपी के बारे में। ये एचपी क्या होता है? सो एचपी इज़ नथिंग बट योर हॉर्स पावर। जैसे कि हमारा वैट एक यूनिट है, एक मेजर है पावर का, सिंपली हॉर्स पावर भी सिंपल यूनिट है मेजरमेंट ऑफ पावर के लिए। लेकिन यहाँ पर बस चेंज इतना है कि जो हमारा हॉर्स पावर ये यूनिट है ये हम यूज़ करेंगे फॉर द आउटपुट ऑफ इंजिन्स और मोटर्स के लिए। यहाँ पर अगर वैट की बात करेंगे तो वैट ये आउटपुट फॉर अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होता है, जबकि हॉर्स पावर ये आपका यूनिट है सिंपली फॉर द इंजिन्स और मोटर्स। बस यही डिफरेंस होता है गाइज नॉर्मल वैट पावर में और हॉर्स पावर्स में। गाइज ये हॉर्स पावर चीज़ आई कहाँ से, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास 550 पाउंड्स की एक कोई चीज़ है जिसको आपको लिफ्ट करना है 1 फीट फ्रॉम द ग्राउंड, और जो आपके पास टाइम इंटरवल है गाइज ये चीज़ को लिफ्ट करने के लिए वो है 1 सेकेंड्स। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मान लीजिए कि अगर आप 1 हॉर्स को, जो कि एक्चुअल हॉर्स होता है, उसको आप यूज़ करते हो, तो ये वर्क डन जितने टाइम में होता है उतना ही वर्क डन करने के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिकल मोटर या फिर कोई इंजन को यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो सिंपली जो पावर मुझे यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा वो हो जाएगा सिंपली 745.7 वैट्स। तो जो एक हॉर्स होता है जो कि यहाँ पर मैकेनिकल है, उतना अगर मुझे आउटपुट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिकल कोई इंजन या मोटर चाहिए तो उसके लिए मुझे खर्च करना पड़ेगा सिंपली 7045 वैट्स इतना पावर। दैट्स वाई हम सिंपली कहते हैं कि 1 हॉर्स पावर होता है हमारा 745.7 वैट्स। सो आई होप गाइज कि आपको हॉर्स पावर, किलोवाट आवर, इसके साथ साथ वैट, ये सारी टर्म्स समझ में आ गई होगी। जो लास्ट लेक्चर में गाइज हम लोगों ने ओम्स लॉ देखा था, ये उस पर बेस्ड 2 प्रॉब्लम्स है, ये आपको सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज के अंदर। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो यू कैन फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम, और इसको सॉल्व करने के बाद आप पर्सनल में भी मुझे पोस्ट कर सकते हैं, ग्रुप पर भी पोस्ट कर सकते हैं गाइज, नो इशू अबाउट दैट। बट एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। मैं आपको एक सिंपली बता दूं कि दोनों भी प्रॉब्लम्स, जो मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम है ये एकदम स्टार्टिंग लेवल प्रॉब्लम है, जबकि सेकंड जो प्रॉब्लम है ये एक इंटरमीडिएट लेवल प्रॉब्लम है। सो आई होप कि आप दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप बिल्कुल पूछिए, और आई होप कि आज जो भी मैंने आपको लेक्चर के अंदर पढ़ाया है ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड स्टे ट्यून फॉर द AC करंट अपडेट्स।